हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पॉलिटी जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। काफी लोगों ने जो है अलग अलग वेरियस सोर्सेज का यूज किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप में से वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, बहुत स्टूडेंट ने डायरेक्टली पॉलिटी के लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी होगी। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जहां से डायरेक्टली जो है आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है आते हैं। स्पेशली मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपका पार्लियामेंट के ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर, और मैं आपको बताऊंगा कितना डेप्थ में जो है आपको आर्टिकल्स को पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो आप जब देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएंगी सभी चीजें। प्लीज इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। रेफरेंस के लिए जो टॉपिक्स है, देखिए आप कहीं से पढ़िए, लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़िए, स्टडी फंडा के नोट से पढ़िए, कोई आपने पेड कोर्स परचेज किया वहां से पढ़िए। टॉपिक जो है पॉलिटी को बिल्कुल सेम रहेंगे हर जगह। डिपेंड ये करता है कि आपने जिस सोर्स को रेफर किया है, ठीक है, वहां पे वो टॉपिक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को जो है फॉलो किया है, डेफिनेटली 100% टॉपिक आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है किसी लेक्चर्स को आपने किसी के वीडियो लेक्चर्स को देखा है, वहां पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूँ स्टडी फंडा के पॉलिटी के नोट्स, जो कि है 5th एडिशन हार्ड कॉपी नोट्स। अगर आप इन नोट्स को परचेज करते हो तो आपके घर के एड्रेस पे हार्ड कॉपी में जो है 5 बुकलेट जो है आपके डिलीवर की जाएंगी। इसमें पूरा सिलेबस जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इंडियन पॉलिटी की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर आपका आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से वो टॉपिक है जहां से एक एक दो क्वेश्चन पहले यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर आया है, और कैसे जो है आपको और टॉपिक्स के बारे में जो है पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। हर बार रफली अराउंड एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से जो आपको देखने को मिलेगा। वेरियस एक्ट्स हैं आपके, उनके अंदर से जो है एक क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं आपसे। सीपीएफ की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, पीछे जो है 2018-17 में जो है कई बार एक एक दो क्वेश्चन पूछा गया है। लेटेस्ट 2020-21 के अंदर भी जो है एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका आया था। यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है बात की जाती है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? जो अपना पहले एक्ट्स वगैरह जितने आपके बने थे, दो थे आपके। कंपनी का रूल था, क्राउन रूल था। कंपनी का जो रूल था वो 1773 से लेके 1858 तक चला था आपका, जिसमें जो है कंपनी के ऑफिशियल्स जो हैं रूल करते थे बेसिकली। उसके बाद क्राउन रूल आ गया था 1857 की क्रांति के बाद, जो है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने जो है रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके अंदर अलग अलग जो है एक्ट्स जो है देखने को मिलेंगे आपको। तो उन एक्ट्स के बारे में ही कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली, जो आपके एग्जाम में आती है। सबसे पहले इसमें आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट में जो है कई सारे पॉइंटर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से आएगा। इधर से 3-4 फैक्ट आपको दे देंगे। 4 फैक्ट होते हैं बेसिकली, 4 ऑप्शन आपके होते हैं। 3 फैक्ट आपको यहाँ से देंगे, जैसे ये वाला एक फैक्ट दे दिया, ठीक है, कौन पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल था ये दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये दे दिया, और इसमें एक दे देंगे कि ड्यूअल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था ये दे दिया। पूछेंगे इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर नहीं था। तो आपको याद रखना है ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर आया था। ठीक है, इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है आपको पढ़ना है। ये जो हमारे जो नोट्स हैं कंप्लीटली 120 पेजेस समवेयर के अराउंड जो आपको देखने को मिलेंगे। 120 पेजेस बिल्कुल डिटेल में जो चीजें हो सकती हैं वो सब हमने इनके अंदर डाला है। इनके साथ आपने अगर रिवाइज करना है चीजों को अच्छे तरीके से और जल्दी, आप इन नोट्स को जो है परचेज कर सकते हो डायरेक्टली स्टडी फंडा ऐप के ऊपर जाके, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसमें आता है आपका, फिर आता है चार्टर एक्ट 1813 का। अब चार्टर एक्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, वो जो पूछा जाता है कि मोनोपोली ऑफ द कंपनी है वो टी के अंदर जो है का कौन से उसके अंदर जो है एंड की गई थी, एक्सेप्ट द ट्रेड विद चाइना। ठीक है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए चार्टर एक्ट 1813 के अंदर जो है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, 1858, और यहाँ पे 1861 आएगा यहाँ पे दोस्तों। जिन लोगों ने 81 आया लिखा हुआ है यहाँ पे 61 आएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना। काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। तो यहाँ पे 1861 का जो एक्ट था आपका, उसके अंदर जो है पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, उसके बाद वायसरॉय ऑफ इंडिया जो है 3 इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो नॉमिनेट कर सकता था। इससे ऊपर वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके अंदर जो है जैसे कि आपका बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, तो ये जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस था 1858 का एक्ट। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है वायसराय बना दिया गया। पहला वायसराय जो है आपका लॉर्ड कैनिंग जी थे। ड्यूअल गवर्नमेंट का यहाँ पे एंड कर दिया गया था, और ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इसको बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपका सीईपीएफ 2017 के अंदर जो है पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखोगे इसी में एक्ट जब आपके आते हैं आएंगे, नेक्स्ट आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहाँ पे आपका सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स जो है ये आपका आएगा।
मोरले और मिंटो दोनों क्या क्या उनकी पोजीशन थी, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, पहले इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो है ज्वाइन किया था। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन काफी बार आपके सीपीएफ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें जो है आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट के बारे में बात की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है निकाले गए थे 6 इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें आपका ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डायरकी को जो इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन सीपीएफ के अंदर आपका आ चुका है। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अंदर जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वुमेन और लेबर फोर्स के लिए जो है लेबर फोर्स के लिए निकाले गए थे, ठीक है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्या होगा, 3-4 ऑप्शन देंगे, पूछेंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रोविजन था जो 1935 वाले एक्ट के अंदर नहीं दिया हुआ था, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें जो है वाइसराय का जो ऑफिस था उसको अबोलिश किया गया था। उसके बाद अलग अलग जो है पावर्स दी गई थी कि आप खुद का नेशन अगर बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो वो रह सकते हो, या फिर इंडिया में आपको मिलना है जाके तो पाकिस्तान में मिलना है वो आपकी मर्जी। इस तरीके से जो है प्रोविजंस यहाँ पे थे। फिर फाइनली जो बात आजाद हो जाता है, यहाँ पे जो है आपका फिर नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटी का शुरू होता है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये वो चैप्टर है दोस्तों जहाँ से एक क्वेश्चन आता है। देखो ज्यादा नहीं पूछेंगे, इतना फॉर श्योर है। क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं रहता है फॉर श्योर, राइट। अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत बार जो है एम एन रॉय के बारे में जो है पूछा गया है कि किन्होंने शुरुआत की थी। फर्स्ट टाइम जो है एम एन रॉय जी ने इसका जो है कंसेप्ट दिया था। अगस्त ओफर में क्या बात हुई थी, ये फैक्चुअल चीजें हैं जो टाइमलाइन आपकी 1924 से जो है शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट आइडिया जो है स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर जो है 2018 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय बी आर अम्बेडकर, जबकि ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है डाला था इसका प्रोविजन, ठीक है। उसके बाद जो है एक चीज और इसमें स्टेटमेंट थी बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की रिगार्डिंग। उसके बाद आपका सच्चिदानंद सिन्हा जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट है टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके बाद बी एन राव के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आपका है इसी में फिर वो डिटेल्स कब कब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हुए, कितनी मीटिंग हुई, कितना साल लगा, कौन कौन से आर्टिकल ऐड थे, ये सब, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ, पास हुआ, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। आज के दिन आपके 400 से ज्यादा आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल टोटल हो चुके हैं। कुछ आर्टिकल जो है डिलीट हुए हैं, कुछ आर्टिकल नए ऐड हुए हैं, ठीक है दोस्तों। 4 शेड्यूल जो है इसके अंदर आपके ऐड हुए हैं। उसके बाद जो है आपका जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आपका आएगा फंक्शंस परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अदर देन द ऑर्डिनरी लॉज। तो लॉज तो इन्होंने बनाए थे जो आर्टिकल वगैरह में आप पढ़ोगे। उसके अलावा जो है इन्होंने इस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 के दिन जो है अडॉप्ट किया। 22 जुलाई को जो है मेरा बर्थडे भी होता है, ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी ये सब चीजें जो है इन्होंने की, वो आपको याद रखना है किस किस दिन पे क्या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके चेयरमैन कौन थे, कौन कौन से मेंबर थे, इस तरीके से। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेजर एंड माइनर कमिटीज, ठीक है। मेजर कमेटी में कमेटी का नाम दे देंगे, पूछेंगे इसका हेड कौन था। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो उसके हेड कौन थे, तो याद रखना है सरदार पटेल जो है उसके हेड थे दोस्तों, ठीक है। फिर आपका आता है मेजर एंड माइनर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 3 साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें जो है वही फैक्चुअल चीजें, देखिए पॉलिटी में ज्यादातर सीएपीएफ एग्जाम के अंदर मैं बात करूं रफली अराउंड आपके 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज वाले रहते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है वन लाइनर आपके आते हैं। तो उसी में वन लाइनर क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होते, बट आपको फैक्चुअल चीजों की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। केशवानंद भारती केस के बारे में यहाँ पे कुछ बोला गया है। सिग्निफिकेंट फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में जो है थोड़े से फैक्ट इसमें दिए हुए हैं। और ये जो नोट्स हमने तैयार किए हैं पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत जो बुक है आपकी, उसको फॉलो करके जो है इन नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। लक्ष्मीकांत की बुक रफली अराउंड 800 से 1000 पेजेस के अंदर देखने को आपको मिलेगी। हमने जो है 120 पेजेस में जो है इनको कवर किया है, 120 से 125 पेजेस में, ठीक है। कौन कौन से उससे क्या क्या फीचर है, यूनिटरी, नॉन फेडरल, ये सब के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में बात हुई है। नेक्स्ट आपका सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए पहले तो जो है सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता था सीपीएफ एग्जाम में, बट जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है एग्जाम का, तो मुझे लगता है थोड़े थोड़े इनके ऊपर जो है क्वेश्चन आने के जो इनसे चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि फैक्चुअल में अगर मुश्किल बनाना होगा तो स्टेटमेंट देके जो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपके सोर्सेज हैं, ये आपके प्रोविजंस हैं। जैसे कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 से जो है आपका फेडरल स्कीम यहाँ से ली गई है, गवर्नर का जो ऑफिस है वो यहाँ से लिया गया है, जुडिशरी जो है वो यहाँ से ली गई है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, पूछेंगे कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो हमने कहाँ से बोरो किया है। ऑप्शन में दे देंगे आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, कैनेडियन से, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो आपको याद रखना है। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये सभी चीजें ली है, यूएस से हमने ये लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएस पे ली है, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ली है, कनाडा से हमने जो है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, रेजिडरी से पावर्स टू सेंटर लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट को लिया है, और जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को कौन चेयर करता है, उसका चेयरमैन कौन होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आएगा इसमें फिर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 25 पार्ट्स हैं। कई बार पार्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीएससी, तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पार्ट 1 के अंदर जो है डील्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ द नेम एंड एरियाज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल भी आप इसमें याद रख सकते हो कितने से कितने आर्टिकल तक होते हैं। पार्ट 2 आ जाएगा 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आपके आते हैं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी, ठीक है, तो पूछ लेंगे फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कौन से पार्ट के अंदर दी हुई है, तो पार्ट 4A के अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटी आपकी दी गई है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से सभी के सभी पार्ट्स आपके दिए गए हैं, ये आपको याद करने हैं पार्ट। उसके बाद आपका शेड्यूल्स आ जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है शेड्यूल से कई बार, जैसे 6th शेड्यूल क्या है, 5th शेड्यूल क्या है, 4th शेड्यूल क्या है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक नोट भी मेंशन किया स्पेशली कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा शेड्यूल है। यहाँ पे आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, शेड्यूल आपका 10th दिया हुआ है। यहाँ पे जो है आर्टिकल भी आपसे पूछ सकते हैं, किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको ऐड किया गया था, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट आपके आगे यहाँ पे पोर्टफोलियोज आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई पोर्टफोलियो आपसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए पूछेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी को जो है इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट जो है दिया गया था, या फिर पूछ लेंगे सी राजगोपालाचार्य जो जी है उनको कौन सा दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट आपका फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, इसमें भी पोर्टफोलियोज आपको देखनी है दोस्तों। उसके बाद आपका है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में जो है, हाँ एक चीज और, इन नोट्स के अंदर सिर्फ हमने वही कंटेंट डाला है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। जैसे आप देखोगे प्रीएम्बल वाला चैप्टर अगर आप देखोगे उठा के, वहां से 3 से 4 या 4 से 5 पेजेस के अंदर दिया है, बट हमने इसको आधे ही पेज में कवर कर दिया। मतलब इस साइड वाला जो हिस्सा होता है ना, सिर्फ उसी में पूरा प्रीएम्बल कवर कर दिया, और जितने फैक्ट हैं सब हमने डाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रीएम्बल आपको देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है पंडित नेहरू ने जो है मूव किया था। उसके बाद आपका प्रीएम्बल जो है इसको सिर्फ एक बार अमेंड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 3 वर्ड डाले गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये जो है नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। इधर पूरा का पूरा प्रीएम्बल आपको मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिल जाएगी, उनके फैक्ट्स। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 कौन से ऐसे स्टेट्स है, टोटल 2023 के अंदर आपके 28 स्टेट देखने को मिलेंगे, और यूनियन टेरिटरी 8 है आपकी दोस्तों। ठीक है, पहले आपका जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा यहाँ पे आपका लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पहले अलग अलग हुआ करते थे। 2021 के अंदर जो है इनको दोनों को मिला के जो है, या 2021 या 2 के अंदर जो है दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी कर दी गई है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका लक्षद्वीप एक है, पुडुचेरी एक है, और आपका अंडमान एंड निकोबार एक है। यहाँ पे फिर यूनियन टेरिटरी जिनके अंदर हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगी वो है दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग स्टेट्स एंड यूटीज। यहाँ पे आपके स्टेट के फॉर्मेशन जो है 1947 के बाद से कौन कौन से स्टेट टूट टूट के बने, और फिलहाल 2013 तक कौन कौन से स्टेट है वो सबके बारे में बात की गई है। पहले आर्टिकल्स बताए गए हैं कि किस किस आर्टिकल में कौन कौन सी चीजें जो है चेंज हम कर सकते हैं, नाम चेंज करना है तो क्या करना होगा, इस तरीके से। ठीक है, जब इंडिया आजाद हुआ था, ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्रिटिश प्रोविंस थे, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जहाँ पे आपके राजा जो है शासन किया करते थे, जैसे कश्मीर है, जूनागढ़ है। टोटल प्रिंसली स्टेट आपके 552 थे। स्टेट जो है इंडिया को ज्वाइन किया था 549 ने। किस किस ने नहीं किया था, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है, उन सबको बाद में जो है ऐड कर लिया गया था। कश्मीर को कैसे किया था, एक्सेशन से 26 अक्टूबर 1947 को, जूनागढ़ को रेफरेंडम से, और हैदराबाद को बाइस पुलिस एक्शन, जिसको हम ऑपरेशन पोलो के अंदर भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, जब इंडिया आजाद हुआ 1950 के अंदर, तो इंडिया में 4 टाइप के स्टेट आपके हुआ करते थे। पार्ट ए के अंदर 9 गवर्नर के प्रोविंस थे,
पार्ट बी के अंदर 9 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, पार्ट सी में 10 कमिश्नर प्रोविंस और पार्ट डी के अंदर अंडमान और निकोबार होता था। ठीक है, फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ। ठीक है, जिसके अंदर लैंग्वेज बेसिस पे जो है डिमांड उठी कि हमें लैंग्वेज बेसिस पे जो है डिफरेंशिएट किया जाए, अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो अलग अलग जो है कमीशंस का जो है गठन किया गया था। धर कमीशन था, एक जेवीपी कमीशन था, कमेटी थी। तो इस तरीके से कमीशन से भी आपका इनसे क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीपीएफ में ऑलरेडी। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट लास्ट वाला जो कमीशन था वो था आपका फजल अली कमीशन। इन्होंने अलग अलग अपने विचारधाराएं पर प्रकट की कि हाँ भाई, किसी ने बोला कि करना चाहिए, किसी ने बोला नहीं करना चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, फाइनली लास्ट में जो है आपकी 1956 के अंदर जो है 14 स्टेट जो है फाइनली बने आपके, जो कि तो पहला था आपका आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, इस तरीके से। और साथ में ये नीचे जो है यूनियन टेरिटरी थी आपके अलग अलग, मणिपुर, त्रिपुरा कभी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। देखो दोस्तों, आज भी ये स्टेट हैं। ठीक है, फिर क्रोनोलॉजी स्टेट फॉर्मेशन की जो बनी है आपकी, वो बनी 1960 में। ये 14 स्टेट के बाद जो 1960 में बॉम्बे को जो डिवाइड किया गया महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर, 15वां स्टेट जो है गुजरात आपका बना यहाँ पे। ठीक है, 1961 में फिर अलग अलग ऐसे टाइमलाइन आप देख सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन आया था सीपीएफ के अंदर आपका पूछा गया था 1974 वाला जो फैक्ट एसोसिएट स्टेट, ये आया था आपका सीपीएफ 2020 में। ठीक है, पूछा गया था कि एसोसिएट स्टेट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो है सिक्किम बना था। सीपीएफ 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख लेना इसे। ठीक है, उसके बाद जो इसी तरीके से फिर आपकी सारी यूनियन टेरिटरी कैसे कैसे क्या क्या हुई। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने इसमें बताया, पावर ऑफ पार्लियामेंट और रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सिटीजनशिप पे आ जाइए। सिटीजनशिप में आपको आर्टिकल्स पहले देखने हैं, कौन सिटीजन है आपका, उसके बारे में फिर आपको पता होना चाहिए। अलायंस किसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इसमें कौन से फ्रेंडली अलायंस है, कौन से एलिबी अलायंस है, कौन कौन से राइट ऐसे हैं जो हमें सिटीजन को ही मिलते हैं सिर्फ, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये वो फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है। ठीक है, ये वो फंडामेंटल राइट है जो एनिमी अलायंस को भी जो है मिलते हैं। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता जो है कैसे किसको मिल सकती है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर जो है कुछ कुछ चीजें जो है डाली गई इसमें, अलग अलग प्रोविजंस, और सिटीजनशिप कैसे आप लूज कर सकते हैं वो भी बताया गया है। और कुछ वन लाइनर फैक्ट इंपॉर्टेंट जो है हमने डाले, जैसे कि ये टर्म्स ऐसी हैं जो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ऑल्दो इस पे एक ही बार क्वेश्चन आया है, बट इन फ्यूचर भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से ऑफिसर्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं अंडर हिज हैंड एंड सील वारंट। ठीक है, ये वाले हैं। नेक्स्ट आपका आता है फंडामेंटल राइट। अब देखिए, फंडामेंटल राइट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर बार जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने तो लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। रीजन बीइंग, फंडामेंटल राइट जो है लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, विद उनके जो पार्ट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर आपने कोई वीडियो कोर्स परचेज करके उसे पढ़ा है, या फिर कोई भी नोट्स आप ऐसे पढ़ रहे हो, या फिर खुद के नोट्स अगर आपने ऐसे बनाए कि मोटे मोटे होते हैं ना फंडामेंटल राइट कि आर्टिकल 14 जो है ये दे दिया, बस वन लाइनर फैक्ट हो गए, उससे काम आपका नहीं चलेगा। इन डेप्थ आपको फंडामेंटल राइट पढ़ने की आवश्यकता है। प्लीज इनको जो है अच्छे तरीके से करके जाइए। तो फंडामेंटल राइट में पहले हमने यहाँ पे राइट्स के बारे में बताया, क्या होते हैं, आर्टिकल मेंशन किए यहाँ पे। ये वन लाइनर जो है आपके सारे के सारे हमने बता दिए, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, ये सब। ठीक है, उसके बाद बताया इसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कैसे डिलीट किया गया था, कौन से आर्टिकल के अंदर डिलीट किया गया था। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया, ठीक है, यूएसए से लिया। सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल राइट की, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। ठीक है, उसके बाद हमने एक एक फंडामेंटल राइट को डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, जैसे कि आपका आर्टिकल 12 है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है वो क्या होते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट सीपीएफ 2021 में पूछा गया था, 4 अलग अलग स्टेटमेंट दी गई थी। उसमें पूछा गया था कि भाई इनमें से कौन सी ऐसी वो है जो स्टेट के अंदर नहीं आती है। तो जितनी भी आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सब जो है स्टेट का पार्ट है। ठीक है, आपकी जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह सब। चलिए, नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 13 के बारे में, यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से बात की है। इवन दो आर्टिकल 12 और 13 के बारे में तो कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन हमने प्रॉपर ये भी जो है अपने नोट्स में मेंशन किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके आर्टिकल 20 ये वाले भी थोड़े थोड़े बताए हैं यहाँ पे, इनको जो है फिर हमने यहाँ पे एक एक आर्टिकल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये पूरे फैक्ट जो है आपको पूरे आर्टिकल 14 के बारे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे 15, फिर आपका यहाँ पे 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 18, यहाँ पे फिर 19, उसके बाद 20। ठीक है, 19 के अंदर भी हमने एक एक उसको एक्सप्लेन किया। जैसे 19(1) जो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पार्ट 1 19 का जो है। ठीक है, इसके बारे में पूरे पूरे हमने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या क्या आती है, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या होती है, उस सबको एक्सप्लेन किया। ठीक है, फिर 19 का 2 है यहाँ पे,
पूरा 19 को जो है यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर 20 आपका आ जाएगा। 20 के अंदर जो है आपके प्रोविजन है, जैसे 3 प्रोविजन दिए गए हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, उसके बाद नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। नो डबल जियोपार्डी सीपीएफ 2021 के अंदर आ चुका है आपका, सीडीएस 2022 के अंदर आ चुका है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर जो है आर्टिकल 21 दिया गया है, उसके अंदर अलग अलग राइट्स दिए गए हैं, जैसे राइट टू हेल्थ है, राइट टू क्लीन एयर है, राइट टू स्पीडी ट्रायल्स है, फ्री लीगल एड है, हेल्थ शेल्टर प्राइवेसी रिव्यू, सब कुछ जो जो इसमें है सब कुछ हमने इसके अंदर डाला है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट है आपका फिर आर्टिकल 21A एजुकेशन वाला जो है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 जो है पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 51A, ठीक है। ये इस तरीके से दिया गया है। आर्टिकल 22 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। उसके बाद जो है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, इसको जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया है, और कैसे आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली विजिट कर सकते हो अपने राइट्स के लिए, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 क्या क्या जो है रिट्स इशू कर सकती है, और 2226 के अंदर जो है हाई कोर्ट कैसे आपके रिट इशू करती है। रिट और उनके जो है हमने स्कोप्स जो है यहाँ पे मेंशन किए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये 5 आपकी रिट आपको देखने को मिलेगी, हैबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टेनरी, कोवरेंट और ये सब, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में बताने की कोशिश की कि आपको रटनी ना पड़े, कैसे आप करोगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबस कॉर्पस की। हैबस कॉर्पस बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कई बार आपने इसे मूवी में देखा होगा कि कोई बंदा किसी बंदे को इलीगली जो है अपने पोजेशन में रख लेता है। मान लीजिए कोई बच्चा है या फिर कोई समृद्ध व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, मान लो मैं उससे खफा हूं, मैं उससे नाराज हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको किडनैप करके अपने उसमें रख लूंगा पोजेशन में, ठीक है। तो क्या होगा, कोर्ट इशू करेगी पुलिस को नोटिस, या बोलेगी कोर्ट को कि भाई इस बंदे को ढूंढ के लेके आओ, ठीक है, इस बंदे की बॉडी लेके आओ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, उस रिट को बोलते हैं, जब ये इशू करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है, कि भाई टू हैव द बॉडी ऑफ द पर्सन जो यहाँ से गायब है। तो एच का मतलब यहाँ पे आप देखो टू हैव द बॉडी, ठीक है, हैव से एच आप जो है इसको मिला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैंडामस। मैंडामस में क्या होता है, वी कमांड, ठीक है। मैंडामस में एम है, इसको यहाँ पे उल्टा कर दो, ठीक है, एम का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, वी कमांड। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना कि भाई तुम रुक जाओ, ठीक है, अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्टियोरिटी, ये है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। टू बी सर्टिफाइड मतलब किसी को हम बोलते हैं, सर्टिफाइड करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो कब इशू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप आपने वो मूवी देखी होगी, आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, राधे माँ की एक न्यूज़ है, आप जाके जरूर देखना। वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके एसएचओ की चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो है कोर्ट ने रिट इशू की थी क्यू वारंटो की, कि आपकी क्या अथॉरिटी है कि आप उस चेयर पे जाके बैठे। मान लीजिए मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, मेरे बड़े भाई मान लीजिए किसी फोर्स में ऑफिसर या कुछ भी है, तो मैं अगर जाके उनकी चेयर पे बैठ जाता हूँ, कुछ काम करने लग जाता हूँ, तो मुझसे गवर्नमेंट पूछ सकती है कि आपकी क्या अथॉरिटी है, ना आपने कोई एग्जाम क्रैक किया, आप डायरेक्टली आके ऑफिस के ऊपर जो है कैसे बैठ सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्यू वारंटो जो है रिट इशू की जाती है। तो आप याद कैसे रखोगे, क्यों क्यों बैठा, राधे माँ बैठ गई थी जाके, या मैं बैठ गया था जाके, उससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है इन रिट्स को जो है हमने अच्छे से जो है एक एक एक्सप्लेन किया है, आपको भी याद करनी है। हैबस कॉर्पस है, मैंडामस, प्रोहिबिशन, इस तरीके से डिटेल में, राइट। उसके बाद जो है आपका फिर आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये आपको पता होनी चाहिए क्या क्या पावर है दोनों के पास, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, एक्सेप्शन क्या है फंडामेंटल राइट्स के, वो भी आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो उसके बाद है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अलग अलग डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके डीपीएसपी के, सबके बारे में बात की गई है। एक एक आर्टिकल को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको भी अच्छे से जो है याद करना है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 39, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आर्टिकल 51 पे क्या आता है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन जस्ट द ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपके आ जाते हैं फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो। नेक्स्ट आपका आता है न्यूली एडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कौन कौन से ऐड हुए हैं, ये सारे जो है हाल फिलहाल में जो है आपके ऐड हुए। हाल फिलहाल में ये इनकी कल परसों ही हुए हैं, कुछ 30-40 साल पहले या फिर जो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटसाइड पार्ट 4, कौन कौन से आउटसाइड पार्ट 4 के, ये 3 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आउटसाइड पार्ट 4 में, ठीक है। डिफरेंस क्या क्या है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट आपका जस्टिसिएबल होते हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। इनका काम पॉलिटिकली डेमोक्रेसी जो है कंट्री में लाना होता है, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है कंट्री के अंदर लाते हैं, ठीक है।
ये लीगल सैंक्शन इनका होता है। अगर ये फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर इनमें अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये बेसिकली प्रमोट करता है कि हाँ यार गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अच्छे समझाता हूँ। फंडामेंटल राइट में जो है आर्टिकल 21 है ए, उसमें बोला गया है आपका कि फ्री और वो वाली एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। इधर डीपीएसपी में एक आर्टिकल है जिसके अंदर बोला गया है कि भाई फ्री एजुकेशन बच्चों की जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो वो डीपीएसपी को फॉलो करके बनाती है कि यार चलो फ्री एजुकेशन हम बच्चों को देंगे, कुछ सीट्स रिजर्व कर देंगे बच्चों के लिए, ताकि जो प्राइवेट स्कूल है उनमें बच्चे एडमिशन ले सके, कुछ 10% सीटें, ऐसा एक केस आया था। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है अपने जो स्कीम्स लेके आती है वही होती है बेसिकली। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट आपका इसमें आएगा फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपकी ये है, इसके अलग अलग फैक्ट हैं, कहाँ से इसको जो है इंस्पिरेशन मिली, क्या क्या केसेस हुए, कौन कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी जो है बनी है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इन्होंने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है लेके आएगी। ठीक है, उसके बाद वर्मा कमेटी ने भी कुछ बोला था इसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के कौन कौन से वो हैं अलग अलग। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सीएपीएफ 2021 के अंदर आ चुका है, सीएपीएफ 2021 में ये वाला एक सेकेंड, ये वाला आर्टिकल 48A और फंडामेंटल जो है जी वाली 51A जी, यहाँ पे देखिए जी ये वाला, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक एंड वाइल्ड लाइफ, और आर्टिकल 48 ये दोनों जो हैं बोलते हैं प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड द सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कॉमन से दोनों हैं, पूछा गया था कि कौन से उसमें है। फिर आपका आएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हमने बात की है कैसे कैसे अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को आप कर सकते हो। अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या वो जो है अपनी इंटरप्रिटेशन दी। फिर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के लेके बात की गई कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो है गवर्नमेंट हैम्पर नहीं कर सकती, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी जिससे हमें पता चलता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है नहीं आता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, सेक्युलरिज्म, फेडरल कैरेक्टर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, ये सब आपके जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है या अमेरिकन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर है मेरिट और डिमेरिट ऑफ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया ने क्यों चुना पार्लियामेंट्री सिस्टम को गवर्नमेंट के, फीचर क्या है फेडरल और यूनिटरी के बीच में। नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। लिस्ट है आपकी 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही लॉ बनाते हैं तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो आपका प्रिवेल करेगा। राइट, 3 टाइप की रिलेशंस होती है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। ठीक है जी, चलो ये आपका जो है ये मैंने बता दिया आपको, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट से जिनको जो है निकाल के स्टेट लिस्ट में डाला गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक एक करके ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके यूनियन लिस्ट के या आपके स्टेट लिस्ट के होंगे। ठीक है, चलो इसी तरीके से जो है अलग अलग कमीशन थे, उनकी रिकमेंडेशन आई थी, सरकारी कमीशन, पंची और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। कुछ रिकमेंडेशन मैंने इसमें मेंशन की है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये आपके इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो वाला चैप्टर है इंटरस्टेट रिलेशंस का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंटरस्टेट काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है क्या क्या कंपोजिशन है, कौन चेयरमैन होता है, प्रधानमंत्री जो है चेयरमैन होता है इंटरस्टेट काउंसिल के। ठीक है, इसको इशू कौन करता है, एस्टैब्लिश कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है अंडर आर्टिकल 263। राइट, चलो नेक्स्ट इसमें आता है आपका जनरल काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 263 के अंदर जो है आपको दिया गया है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 5 जनरल काउंसिल आपको देखने को मिलेगी, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, ये 5 जो है जनरल काउंसिल है। इनके अलावा जो है एक काउंसिल और जो है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसकी कंपोजिशन जो है वो है आपकी यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करता है, जो चेयरमैन होता है कॉमन होता है आपका ऑल जनरल काउंसिल्स का, वाइस चेयरमैन जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सब है आपके। ठीक है, फिर आपका इमरजेंसी प्रोविजन आ जाता है। यहाँ पे आपके इमरजेंसी प्रोविजंस का जो है ये एक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा नोट्स के अंदर। फिर आपका आता है इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर, इसको आप देखोगे। फिर आपका प्रेसिडेंट आ जाता है, सभी कुछ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इम्पीचमेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट प्रेसिडेंट। ठीक है, पावर्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। ठीक है, उसके बाद पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आ गई, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर, वीटो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इशू की जाती है, ये आ गई। पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे बात हुई है, कौन कौन से प्रेसिडेंट थे, क्या क्या प्रोफाइल उन्होंने हैंडल की थी, वो सब जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलो उसके बाद जो है इवन हमने लेटेस्ट जो है यहाँ तक भी अपडेट किया है, द्रौपदी मुर्मू
मैम जो है अभी करंट प्रेसिडेंट है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे जो है 2-4 चीजें यहाँ पे बताइए आप, ठीक है जी। चलो फिर आपका आता है वाइस प्रेसिडेंट, सभी चीजें इसके बारे में है। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में सभी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे फिर अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। 19 चैप्टर है आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर नीचे आपका आएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट आपका है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में हर एक चीज, ठीक है। उसके बाद आपको जो है देखने को मिलेगा 10 शेड्यूल में जो है कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर है, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे काम करता है। उसके बाद आपका जो है प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है लोकसभा का, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राइट। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डाटा आपको देखने को मिलेगा। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, ड्यूटीज क्या क्या होती है प्रोटेम स्पीकर की, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर के बारे में यहाँ पे बात की गई है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद मोशंस के बारे में बात की गई, अलग अलग मोशन कौन कौन से होते हैं, कैसे आपका बिल पास होता है, मनी बिल कौन सा होता है, कौन सर्टिफाई करता है मनी बिल को, फाइनेंशियल बिल जो है वो क्या होता है। उसके बाद कैसे कैसे बिल लैप्स होते हैं, बजट के बारे में बताया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, ठीक है। उसके बाद जो है स्टेजेस कौन कौन सी है, एनेक्टमेंट ऑफ बजट की ये स्टेजेस है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके। कट मोशन कौन कौन से हैं यहाँ पे, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जो है ये कहाँ पे दिया गया है, ये भी है इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जो पार्लियामेंट के अंदर यूज की जाती हैं, जैसे कि आपका लेम डक सेशन क्या होता है, कोरम लैंग्वेज कौन सी है पार्लियामेंट के अंदर, राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। फिर आपका नीचे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे बात की गई है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। उसके बाद आपका पार्लियामेंट्री कमेटी आ जाएंगी यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कैबिनेट की कमेटियां, ठीक है, कौन कौन उसको चेयरमैन होता है कैबिनेट कमेटीज का वो। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा यहाँ पे, एड ऑफ जजेस वगैरह सब कुछ इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें सब इसमें है, ठीक है। उसके बाद इसमें आएगा आपका नेक्स्ट विलेज पंचायत वगैरह के बारे में, ट्रिब्यूनल आ जाएगा। फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। गवर्नर के बारे में सभी चीजें आपको मेंशन यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम पंचायत बोलते हैं ये आएगा, इनका आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा स्टेट है जिसने पंचायती राज को जो है पहले इंप्लीमेंट किया था, तो नागौर है राजस्थान के अंदर, वहां पे जो है सबसे पहले इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को जो है बोला जाता है। उसके बाद आपका कमेटी अलग अलग, ये कमेटी थी इसने क्या रिकमेंड किया, अशोक मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, दंतेवाला कमेटी, हनुमंता कमेटी, जीवी के राव, एल.एम. सिंघवी, ठीक है। इन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। फिर अलग अलग पंचायत के फैक्ट आपको यहाँ पे पूरा कंसोलिडेटेड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है फिर म्यूनिसिपैलिटी, राइट। म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर आपको अर्बन लोकल गवर्नमेंट का जो है कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको बोला जाता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कौन सा शेड्यूल है, कौन सा पार्ट है, कितने आइटम है, कौन कौन से आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात की गई। यहाँ पे कितने टाइप के अर्बन लोकल बॉडीज होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, ये होगी, ठीक है। ये सारी एजेंसी आपकी मिनिस्ट्रीज होगी जहाँ से अर्बन लोकल बॉडीज जो है कनेक्टेड है। हर एक के बारे में जो है एक एक हमने इसको डिस्कस किया है। फिर यहाँ पे जैसे कि आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सब चीजें बात की गई है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, सबको हमने डिटेल से इसमें एक्सप्लेन किया है। ये भी देखो कितने सुंदर सुंदर फोटो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपने देखा होगा ना, कंटोनमेंट बोर्ड अंबाला कैंट हो गया, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हो गया, ठीक है। टाउनशिप होगी यहाँ पे आपकी, ठीक है। टाउनशिप में जैसे भेल त्रिची टाउनशिप है। उसके बाद आपकी अर्बन लोकल बॉडीज होती है, जैसे आपकी हुडा है हरियाणा के अंदर, ठीक है, जो सेक्टर्स होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आपका म्युनिसिपल रेवेन्यू कहाँ से आता है उसके बारे में बात की गई है। और नेक्स्ट चैप्टर फिर शुरू होता है आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है, 6 शेड्यूल के अंदर जो है कौन कौन सी चीजें आपके आती है, ये भी जो है प्रॉपर तरीके से बताया गया है, ठीक है। 6 शेड्यूल में थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, 6 शेड्यूल के स्टेट कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो अब बहुत सारे लोगों ने एक ट्रिक अपना रखी AMTM, ठीक है। AMTM में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, मिजोरम करें, मणिपुर करें, क्या करें, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है, असम के जस्ट नीचे मेघालय,
मेघालय के जस्ट नीचे आपका मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। 4 स्टेट है, सिंपल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम के नीचे मेघालय, मेघालय के नीचे त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, राइट। चलिए उसके बाद फिर इसमें नीचे आप जब बढ़ोगे, स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट्स, आर्टिकल यहाँ पे दे के नाम पूछ लेंगे। आर्टिकल 371D का जो है क्या है, किस चीज के रिगार्डिंग है, ठीक है। जैसे कि आपका स्पेशल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371G जो है कौन से स्टेट को मिले हुए हैं, तो मिजोरम को मिले हुए हैं, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हो, आगे इसकी ट्रिक है नमस्ते माजी को, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आपका आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, जैसे कि आपका अमूल है। फिर आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेजेस और उनके स्टेट कौन कौन से हैं, ये आपके क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। फिर आपका एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है, ठीक है। कैसे कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ को एग्जीक्यूट किया जाता है वो सब है। एंटी डिफेक्शन लॉ के सब इफेक्ट, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो इवन तक यहाँ तक भी हमने जो है इसको अपनी तरफ से बेस्ट यहाँ पे दिया है, दिखाता हूँ वो कैसे। आज के दिन ये जितनी भी पार्टी हैं, ठीक है, ये जितनी पार्टी है ये आपकी नेशनल पार्टी है। पहले 8 हुआ करती थी, अभी आई थिंक 2-3 महीने पहले ही जो है आम आदमी पार्टी को जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। और 10 अप्रैल 2023 को जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है 2-3 पार्टियों को रिमूव किया है। तृणमूल कांग्रेस को जो है हटाया है, नेशनल कांग्रेस पार्टी को जो है हटाया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जो है इनको हटाया है एज ए नेशनल पार्टी से। किसको ऐड किया है, आम आदमी पार्टी को। तो इतना लेटेस्ट अपडेटेड नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, इससे बाहर आप बताओ क्या आएगा, ठीक है। पॉलिटिक की जो लक्ष्मीकांत बुक है उसमें ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलो नीचे है इसके आ जाओ। फिर इलेक्शंस आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके रोल क्या क्या होते हैं, सीईओ, डीईओ, रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन का प्रोसेस, ऑब्जर्वर वगैरह सब क्या होते हैं। ईवीएम कब आई, क्या प्रोसेस उसका, वीवीपैट का क्या संबंध है, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की क्या है, गुजरात डॉक्ट्रिन क्या है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इन सभी को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इन सबसे जो है काफी सारे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये थे पूरे पॉलिटी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये नोट्स जो है बहुत अच्छे नोट्स हैं दोस्तों, जेन्युइनली आपको बताऊं कम से कम 15 से 20 दिन मुझे लगे इनको, दिन रात मैंने बैठ के बनाया है। जो भी चीज़ आपके एग्जाम में आ सकती है, मेरे एक्सपीरियंस से 6 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैंने अपने नोट्स के अंदर डाले हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, आपके घर पे डिलीवर होंगे। बहुत छोटी सी बुकलेट है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसा कि मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपके पॉलिटी के नोट्स हैं, बिल्कुल छोटा सा, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे मेरी बात का, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, हार्डली 4 से 5 दिन में मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, इन सारे नोट्स को आप जो है रिवाइज कर दो। कलरफुल नोट्स हैं, बिल्कुल टेबल वेबल सब कलर फॉर्मेट में आपको मिलेंगी। अगर आपको परचेज करनी है, स्टडी फंड ऐप पे जाकर परचेज कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट है आपका इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, डू लेट अस नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।